जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं गोयला क्लासेस के द्वारा आपको जो आपका उत्तराखंड का जो एक ऐतिहासिक जो रूप है वो आपके समक्ष रखा जा रहा है और जिसकी शुरुआत हमने करी है चंद वंश से। और आज जो ये लेक्चर आ रहा है यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि कल हमने देखा था जो कल्याण चंद बहादुर था उसको लाया गया था। उसके पश्चात हमें दिखता है कि जो कुमाऊं का शासन है उसमें गढ़वाल के जो शासक हैं वो अपने पुत्र को भेज देंगे, अर्थात कहीं ना कहीं हम जो वंशावली है चंदों की उसके अंत में है। और यहीं से आज आपको एक नया जो आपकी एग्जाम रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि ज़्यादा आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित जो मुद्दे हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि एक ये जो बात है मेरी ये तर्कपूर्ण मैं रखना चाहता हूँ। कैसे देखिए, आज हम अगर उत्तराखंड की बात करता हूँ मैं, तो उत्तराखंड में हम एक जो एसडीएम होता है उसको हम परगना अधिकारी कहते हैं और परगना के बारे में हमें इतिहास में पता चलता है। इसीलिए ऐतिहासिक जो ये बातें हैं वो आज भी हमारे समक्ष ज़्यादा दिखती हैं अगर हम शासन प्रशासन की बात करें, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा प्रश्न अब इन मुद्दों से पूछे जा रहे हैं जो कि आज शुरू होने वाला है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी चंद, राइट। पर उससे पहले अभी हम जो वंशावली है उसका अंत करते हैं, राइट। तो शुरू करने से पहले जो गोयला क्लासेस आपको ये जो कोर्स ऑफर कर रहा है, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कितना डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये जो जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको आपकी पीसीएस लेवल का है, राइट। जिसका जो आधार है, मुख्य आधार है, वो है अजय सिंह रावत जी की किताब, राइट। अन्य किताबें भी हैं परंतु प्रमुख जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो अजय सिंह रावत जी का किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अजय सिंह रावत जी की जब आप किताब लेते हैं तो वो जो भी तथ्य रखते हैं ये भी बताते हैं कि किस पिलर या किस ताम्रपत्र से ये जो बात रखी जा रही है वो किस ताम्रपत्र का है या किस अभिलेख का है, उसका नंबर भी वो देते हैं, राइट। इसीलिए इस बुक को हम ऑथेंटिक मानते हैं। कौन सी बुक? अजय सिंह रावत की, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है ये मात्र फिलहाल बिलो 4000 यानी कि 4000 से नीचे यानी कि 3999 का आपको ऑफर किया जा रहा है। इसका जो साधारण मूल्य है वैसे तो ये 11999 का है, परंतु अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, राइट। और जो भी हमारे पास जो स्टार्टिंग है, जो लोग इससे जल्दी से लेते हैं उनको ये ऑफर दिया जा रहा है, राइट। और देर ना करें, सोचते मत रहिए, राइट। फटाफट लॉगिन करिए और मात्र 3999 में अपनी एक जो तैयारी है उसे काफी होलिस्टिक वे में करिए, यानी कि संपूर्ण करिए, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे जो 3999 है इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, इसमें आपको पूरा बंडल दिया जा रहा है। अब ये बंडल से क्या मतलब है? बंडल से मतलब है इसमें आपको जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, राइट। जैसे आज का जो लेक्चर है ये आपको यूट्यूब में दिखाई देगा, अन्यथा अन्य जो लेक्चर हैं इसके ये आपके हमारे पोर्टल में अपलोडेड होते हैं, राइट। और यहाँ पर सारे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, प्लस आपको जो भी रिलेटेड नोट्स हैं इंग्लिश हिंदी वो दिए जाएंगे, दोनों ही भाषा में आपको मिलते हैं, राइट। और साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी दोनों भाषाओं में आपको मिलती है। तो तीनों से मेरा तात्पर्य है प्रीमियम लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और आपका स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, राइट। जो मात्र आपको पड़ेगा 3999, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कल्याण चंद बहादुर की। जैसे कि कल का जो लेक्चर है वो कल्याण चंद बहादुर के बारे में हमने बात करी थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल्याण चंद बहादुर का जो সময়काल है आप देख पा रहे होंगे 1730 से लेकर 1747, राइट। एक सेकेंड, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि इन द बिगिनिंग ही कंस्ट्रक्टेड अ पैलेस नोन एज महल, यानी कि जो स्टार्टिंग में जब कल्याण चंद्र जो बहादुर हैं ये अल्मोड़ा में, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं पहले जो राजधानी थी वो चंपावत में थी, राइट, जो सोमचंद्र ने बनाई थी, याद होगा आपको। और वहीं से जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको स्थानांतरित किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, कहाँ? अल्मोड़ा में, ठीक है। तो वहां पर जब ये गद्दी पे बैठ गए हैं कौन? जो कल्याण चंद्र जो बहादुर हैं ये गद्दी पे बैठते हैं तो वहां पर क्या स्थापित करते हैं? चौमहल, ठीक है। चौमहल महल, मतलब इसको चौमहल महल कहा जाता है, परंतु आप चौमहल से भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ स्थापित किया है? अल्मोड़ा। तो देखिए यहीं से आपका प्रश्न बन गया कि जो अल्मोड़ा है वहां पर चौमहल किसने स्थापित किया है? तो आप आंसर क्या देंगे? कल्याण चंद बहादुर ने, ठीक है। क्योंकि कल्याण चंद पहले के भी हैं, परंतु ये वाले कौन से हैं? कल्याण चंद बहादुर, राइट। अब ये देखिए ये जो बात है कहां से पता चलती है? ये पता चलता है हमें राजबुंगा इन दी इंस्क्रिप्शन E73, ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्क्रिप्शन E73 कहां पर है? ये राजबुंगा में है।
अब जो नए एस्पिरेंट होते हैं वो समझते हैं कि राजबुंगा सर ये तो वो है, वो वाला किला है जो सोमचंद ने बनाया था और जो कि चंपावत में है, राइट। जैसे कि हम जानते हैं स्टोरी ये है कि सोमचंद को दहेज में ब्रह्मद्वीप चंपावत देते हैं, चंपावत का कुछ हिस्सा देते हैं, तो वहां पर वो किला बनाते हैं सोमचंद, जिसका नाम रखते हैं राजबुंगा। इसीलिए हमें दिखता है कहीं पर लिखा हुआ है कितनी किताबों में कि जो चंपावत का पुराना नाम था वो राजबुंगा था, राइट। तो ये राजबुंगा जो है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये राजबुंगा अल्मोड़ा वाला है। यानी कि अल्मोड़ा में जो ये चौमहल बनाया गया था, इसको राजबुंगा दर्शाया गया है। कहाँ ये दर्शाया गया है? जो इंस्क्रिप्शन नंबर E73 है, E73 में जो अभिलेख मिला है, अभिलेख संख्या E73, वहां पर क्या नाम है? राजबुंगा। परंतु वो राजबुंगा चंपावत वाला नहीं है। ये राजबुंगा कौन सा है? अल्मोड़ा वाला, जो चौमहल बनाया है किसने? कल्याण चंद्र बहादुर ने, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए मैंने कहा था ये बुक का इतना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसमें अगर मैं कोई तथ्य रख रहा हूं तो उसके पीछे आधार भी है, तो इसका जो श्रेय है वो जाएगा अजय सिंह रावत जी को, राइट। आगे देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग हिज रीन Kumaon was plagued by the different factions, and taking advantage of the situation, Mohan Singh Rotela, who was also known as Kunwar Mohan Singh, declared himself the king of Kumaon. देखिए, मैंने हमेशा कहा है मेरी स्लाइड में आपको हमेशा एक स्लाइड मिलती है, एक पिक्चर मिलती है, और वो पिक्चर क्या होती है? कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है इतिहास याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि पहलू जो है उनको आपस में जोड़ लीजिए, क्योंकि एक ही समय पे अलग अलग घटनाएं होती थी अलग अलग क्षेत्रों में। तो मैं प्रयास करता हूं कि अलग अलग क्षेत्रों की घटना जो एक समय पे हो रही है उनको जोड़ दो, तो आपका माइंड ज्यादा एडॉप्ट कर पाता है और एग्जाम में आपके काम आएगा, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है जब कल्याण चंद बहादुर जब गद्दी पे बैठा, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, रियलिटी में आपको बताता हूँ जितना मैंने पढ़ा है। हुआ क्या था, ये असल में जो वंशज है ये चंद वंशज नहीं था, ये एक नेपाल का वंशज था। कौन? कल्याण चंद बहादुर, राइट। अब हुआ क्या कि जब वो गद्दी पे बैठता है तो जितने जो लोकल लोग हैं वो इस बात से नाराज हो गए कि भैया बाहर का आदमी हमारे ऊपर कैसे बैठ गया। तो इस वजह से क्या दिखता है, वहां उस समय का जो समाज था, उस समय से मेरा तात्पर्य है जब कल्याण चंद बहादुर गद्दी पे बैठा है, तो इस समय क्या हो रहा है कि समाज वर्गीकृत हो गया था, यानी कि डिवीजन हो गया था। कुछ पक्ष में थे और कुछ पक्ष में नहीं थे, तो काफी आंदोलन हो गए, ठीक है। और ये आंदोलन हिंसात्मक हो गए, और हिंसात्मक आंदोलन का मतलब था कि वहां पर एनार्की फैल गई थी। व्हाट इज एनार्की? एनार्की का क्या मतलब होता है? जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा उठाता है मोहन सिंह रौतेला, ठीक है। और मोहन सिंह रौतेला, माफ कीजिएगा, मोहन सिंह रौतेला जी हैं, इनको एक नाम से और जाना जाता है कि कुंवर मोहन सिंह, ठीक है। तो किसी किताबों में कुंवर मोहन सिंह लिखा हुआ है और कहीं पर कुंवर सिंह रौतेला लिखा है, तो ये दोनों एक ही हैं। तो ये अपने आप को क्या करते हैं? राजा घोषित कर देते हैं। कब? 1777 में, 1777 में। अब देखिए अगर आप ऐसे 1777 याद रखेंगे तो याद नहीं रहता, इसको आपने लिंक कर देना है। कैसे? इसको लिंक कर देना है बक्सर के युद्ध से। अब आप कहोगे सर बक्सर का युद्ध क्यों लिंक किया जा रहा है? इसलिए लिंक किया जा रहा है, बक्सर के युद्ध में आप जानते ही हैं कि जो मीर कासिम था बंगाल का, वो एक संगठन बनाता है जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, खासकर जो रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, ठीक है। तो मीर कासिम जो बंगाल का गवर्नर रह चुका था, वो एक संगठन बनाता है। पहले वो अवध में जाता है, अवध में जो शुजाउद्दौला है उनके साथ मिलता है, और फिर उस समय जो हमारे मुगलों के जो सम्राट थे वो थे शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों का संगठन बनता है और एक युद्ध होता है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, और अंत में हमें दिखता है कि जो भारतीय हैं, जो शुजाउद्दौला है अवध का, जो शाह आलम है द्वितीय मुगल सम्राट, और जो मीर कासिम है, इनकी हार हो जाती है। और एक इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हस्ताक्षर होता है, उसके तहत आप जानते ही हैं कि दीवानी अधिकार मिल जाता है। इस तरह की कहानी में मिलती है। तो ये क्यों जोड़ा गया? ये इसलिए जोड़ा गया है, याद रखिएगा, इस समय जो समकालीन है वो कौन है? शाह आलम द्वितीय। ये बात आपने याद रखनी है, शाह आलम द्वितीय इस समय, ठीक है, मुगल सम्राट। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। बट द मिनिस्टर ऑफ द लेट किंग स्पेशली जोशी who were hostile towards मोहन सिंह invited राजा ललित शाह गढ़वाल to intervene। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो जब मोहन सिंह गद्दी पे बैठता है तो नाराज हो जाते हैं समाज के ऐसे लोग जिनका उस समय समाज में वर्चस्व था, एक दबदबा था, वो थे जोशी। अब जोशी हो जाते हैं नाराज जब कुंवर सिंह जी बैठ जाते हैं, क्योंकि जो कल्याण चंद बहादुर था उसके समय पे जो जोशी थे वो काफी खुश थे, क्योंकि एक अलग तरह की इनको स्वतंत्रता मिली हुई थी।
औरों से अलग। किसको? जोशियों को। अब होता क्या है कि जब गद्दी में कौन बैठ गया है? अब कुंवर सिंह जी बैठ गए, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, मोहन सिंह जी, कुंवर मोहन सिंह जी, ठीक है, कुंवर सिंह बोलो या कुंवर मोहन सिंह जी, वो गद्दी पे बैठ गए हैं। तो इससे नाराज हो जाते हैं जितने भी जोशी। अब जोशी संगठन क्या करता है, या जो जोशी समूह है वो क्या करता है, अब जाता है कहाँ? गढ़वाल के नरेश के पास। तो कहाँ जाते हैं? राजा ललित शाह के पास, जो उस समय क्या है? गढ़वाल के नरेश। अब राजा ललित शाह के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब हम पवार वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम कुमाऊं वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा कुमाऊं वंश, राइट। तो जाते हैं कहाँ? ललित शाह के पास, जो गढ़वाल के नरेश हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो गढ़वाल के नरेश हैं वो खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं चलो ठीक है, अब हमें एक मौका मिल रहा है। तो गढ़वाल के नरेश क्या करते हैं? जोशियों की सहायता के लिए मान जाते हैं, और एक आक्रमण होता है जिसमें जो मोहन सिंह जी हैं उनकी हो जाती है हार हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो मोहन सिंह है वो कुमाऊं को छोड़ के चले जाते हैं। कब? 1779 में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर रखी है जिसमें मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कुछ बताया है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी ये स्टोरी में रहते हैं। तो 1779 में, ठीक है, चले जाते हैं कहाँ? कुमाऊं छोड़ के। कौन? मोहन सिंह जी। अब जो ललित शाह हैं, जो उस समय गढ़वाल के राजा हैं, वो क्या करेंगे कि अब देखिए उस समय एक आदमी है, अब दो साम्राज्य तो नहीं देखेगा। तो ललित शाह जी क्या करते हैं, अपने जो एक जो उनका ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसके बाद वाला जो पुत्र है उसको राजा बना देते हैं गढ़वाल का, ठीक है। तो क्या करते हैं देखेंगे, उनके जो सेकंड सन है, दूसरे हैं प्रद्युमन शाह, उसको कुमाऊं की गद्दी में बैठा देते हैं। ललित शाह के पुत्र प्रद्युमन शाह अब कुमाऊं की गद्दी में बैठ चुके हैं। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि पहली बार, यानी कि 1779 के बाद 1780 के आसपास हमें क्या दिख रहा है, या 1779 में भी हम कह सकते हैं कि जो परमार वंश है, यानी कि जो गढ़वाल के शासक है, वो कहीं ना कहीं आप कुमाऊं भी उनके अंतर्गत आ गया है, राइट। ये बात आप देखिएगा। और यानी कि जो पहला राजा जो चंद शासक नहीं था, चंद वंश का नहीं था, जिसने कुमाऊं पे शासन किया, राजा बना, वो था प्रद्युमन शाह। किसका पुत्र है? ललित शाह का, राइट। आप देखेंगे हर्षदेव जोशी वॉज गिवन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप जैसे कि आप जानते हैं जो जोशी हैं उन्होंने मदद करी थी मोहन सिंह को भगाने में। तो ऑब्वियसली अब जो जोशी हैं उनको जो ये साम्राज्य है कुमाऊं का, वहां पर एक अच्छा खासा पद मिलेगा। तो प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का पद किसे मिलता है? हर्षदेव जोशी को, ठीक है। जोशी याद रखेगा, हर्षदेव जोशी को। अब आगे देखेंगे यहां पर क्या है, द हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं ड्यूरिंग द रूल वॉर्स एडविंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अंटिल द गोरखास। अब देखिए ये जो श्रृंखला है, यानी कि अब आपको दिखेगा कि जो प्रद्युमन शाह जो गढ़वाल के हैं मुख्यतः, वो अब गद्दी पे बैठ चुके हैं कुमाऊं के। तो ये अब श्रृंखला चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? ये चलती रहेगी 1790 तक, ठीक है, यानी कि लगभग 11 साल और चली। क्योंकि 1790 में क्या होता है, 1790 में क्या होता है कि जो गोरखा हैं, जो नेपाल के वॉरियर्स हैं, वो अटैक कर देते हैं कुमाऊं पे और कब्जा कर लेते हैं। कौन? गोरखा, ठीक है। तो कुमाऊं क्या है 1790 में गोरखाओं के अधीन हो गया कुमाऊं, राइट। मैंने गढ़वाल नहीं बोला, कुमाऊं बोला। अब हम पिक्चर पे आते हैं। ये पिक्चर मैंने क्यों रखी है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो भारत में 1786 में आ गए थे, ठीक है, लगभग। और 1793 में इन्होंने एक अधिनियम बनाया था जिसे हम कहते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट लैंड सेटलमेंट 1793 का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, जो इस समय जब ये गोरखालियों ने कुमाऊं पे कब्जा किया, तो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, मैंने कहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि 1833 से, यहां पर लिख देते हैं 1833 से हम कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, परंतु इससे पूर्व और 1773 के बाद, 1773 और 1833 के मध्य हम कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसीलिए मैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उनको कह रहा हूं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गोरखाओं ने कब्जा किया। और ब्रिटिशर्स की बात करें तो यहां पर कौन है? यहां पर है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए इस तरह से आपने चीजों को समझना है, राइट। तो यहां से गोरखाओं का आक्रमण होता है। तो गोरखा का जो एक अध्याय है वो तो अलग है, तो हम गोरखाओं के बारे में अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब चंद में रहेंगे। अब चंद की वंशावली तो यहाँ समाप्त होते हुए हमें प्रतीत होती है। तो अब देखेंगे चंद का जो प्रशासन था, जैसे कि मैंने कहा था एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। देखिए शुरुआती दौर पे अगर देखा जाए, जो चंद का जो साम्राज्य था वो केवल कहाँ तक सीमित था? चंपावत,
और थोड़ा ये जो काली नदी है, जैसे कि आप जानते हैं ये एक उत्तराखंड का मैप है, यहाँ पर आप ये जो नदी है ये काली नदी है, तो काली नदी के थोड़ा इस तरफ ही था इनका साम्राज्य, मतलब कह सकते हो ये जो मैं बना रहा हूँ यहीं तक ये सीमित थे। कौन? चंद वंश, जब सोमचंद आए थे, राइट, क्योंकि दहेज को इतना ही मिला था, राइट, और थोड़ा थोड़ा भाग इनको भाबर और तराई क्षेत्र में मिला था थोड़ा, तो इसीलिए कहा जा रहा है ये वाला एरिया, ठीक है, यानी कि काली नदी के नीचे वाला एरिया, क्योंकि काली नदी के नीचे वाला एरिया ये जो है ये आपका तराई और भाबर क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं, और खासकर तराई, ठीक है, तो ये यहाँ तक था, ठीक है। परंतु आगे चल के हमें दिखता है कि ये इनका जो साम्राज्य है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे तराई भाबर उस समय मल कहते थे, सूर जैसे कि मैंने बताया था, पिथौरागढ़ को सूर कहा जाता था, सीरा आप जानते ही हैं पिथौरागढ़ का ये वाला हिस्सा सीरा कहलाता था, दरमा, जोहार, बरियान, गंगोली, मानकोट, तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये आपको दिखेंगे, या तो ये पिथौरागढ़ में आपको दिखते हैं, जैसे सूर, सीरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कुछ हमें अल्मोड़ा का जो जनपद है इस समय वो वहां पर हमें दिखाई देते थे। तो अगर मैं इसे पिक्चर में समझने का कोशिश करूं तो पहले ये यहीं तक सीमित थे, अब इनकी सीमा जो है वो यहाँ तक आ गई, आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से अल्मोड़ा के ये पश्चिमी भाग में भी आ गए, ठीक है, तो इस तरह से वर्चस्व बढ़ता रहा इनका। और जैसे कि आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो पोर्टल में डाले गए हैं उसको अगर श्रृंखला के आधार पर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से ये किस चंद शासक ने ये बढ़ाने का प्रयास किया, राइट। अपार्ट फ्रॉम अल्मोड़ा द समर कैपिटल ऑफ चंद किंग रेजाइड इन रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर। अब देखिए रुद्रपुर है, चाहे काशीपुर है, चाहे बाजपुर है, मैंने ये भी पढ़ा दिया है ये किसने स्थापित किया और क्यों किया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि बाजपुर हो गया या जो काशीपुर है या रुद्रपुर है, ये तराई क्षेत्र में है, और इसलिए थे क्योंकि तराई क्षेत्र का हिस्सा ज्यादातर क्या था, काफी उपजाऊ था, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 लाख का राजस्व उत्पन्न होता था, तो काफी जो लोग होते थे, जैसे मुस्लिम शासक होते थे, गवर्नर होते थे, वो उस पर कब्जा कर लेते थे। तो इसीलिए जो हमारे चंद शासक थे उन्होंने सोचा यहाँ पर अब क्या किया जाए, एक शहर बसाया जाए जिससे कि हमारे लोग यहाँ रहेंगे और क्या करेंगे, चौकीदारी रहेगी। तो ये पूरी श्रृंखला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि हमारे चंद शासकों की क्या था कि जो विंटर में जो कैपिटल बनती थी वो रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर बनती थी, और वैसे कैसी थी, अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, एल्टीट्यूड ज्यादा है, ज्योग्राफी का सिद्धांत इसमें लगेगा, एल्टीट्यूड जितना ज्यादा होता है उतनी ठंड होती है, ठीक है, तो अल्मोड़ा में बर्फबारी हो जाती थी, ठंड काफी हो जाती थी, इसीलिए विंटर्स में ये लोग क्या करते थे, नीचे आ जाते थे। नीचे से मेरा तात्पर्य है तराई क्षेत्र, क्योंकि रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर ये एक तराई क्षेत्र है, राइट, तो यहाँ पर अपनी विंटर कैपिटल बनाते थे, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टाइटल है देव। द टाइटल देव वॉज एडेड टू देयर नेम्स विच पर्सोनोफाइड देयर स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी कि जो भी चंद शासक होते थे वो ज्यादातर उनकी जो उपाधि होती थी वो देव की होती थी, और देव मतलब होता था यानी कि ये एक भगवान को दर्शाता था, यानी कि वहाँ की जो जनता है उसके भगवान होते थे चंद शासक। और इतिहास गवाह है कि चंद शासकों ने अपनी जनता के लिए काफी काम किया है, यहाँ तक कि अपने प्रशासन और अपने शासन और जो उनका एक होता है ना जिसे लग्जरियस लाइफ जिसे कहते हैं, क्योंकि भैया राजा है, पैसे की कमी है नहीं, परंतु वो भी छोड़ी है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा चंद शासक था जिसने अंत समय पे, मतलब जब उनकी उम्र होने लगी थी तो उन्होंने वो जोगी बन गए थे, राइट। जैसे कि एक उदाहरण मैंने और भी दिया है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि कौन सा चंद शासक था जिसकी जो फॉस्टर मदर थी, फॉस्टर मदर मतलब जो दाइमा होती है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस चंद शासक ने जो उस समय का जो राज्य है, मतलब राज्य मतलब मैं कह रहा हूँ मुगल साम्राज्य का उत्तरी भारत में जो कब्जा है मुगल साम्राज्य का, उनका सबसे प्रसिद्ध जो वैद्य था उसको बुला दिया अपनी माँ के लिए, मतलब अपनी फॉस्टर माँ के लिए, अपनी दाई माँ का इलाज करने के लिए, राइट। तो इस तरह का एक व्यक्तित्व हमें दिखता है इन चंद शासकों का, इसीलिए इनको उपाधि दी जाती थी देव की, ठीक है, यानी कि इनका दर्जा भगवानों का होता था वहां की जनता के समक्ष। यहां पर देखेंगे द किंग विल्डेड द सुप्रीम पावर एंड वॉज द हाइएस्ट एपेलेट अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो राजा होता था उसके पास संपूर्ण शक्ति होती थी, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं एक अपील होता है ना, सबसे ऊपर अपील, जैसे वर्तमान में सबसे ऊपर अपील किस में कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या माननीय उच्चतम न्यायालय है, वो हमारा सबसे हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी है, राइट। तो इसीलिए उस समय राजा के पास ये शक्ति थी। अब देखिए इसको एक पिक्चर से मैं समझाना चाहता हूँ, आजकल की पिक्चर है, वर्तमान में देखिए कौन सा अधिक शक्तिशाली है, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। कभी कभी हमें लड़ाई दिखती है, जैसे आप में से जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है, जब एक मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का जब एक लड़ाई हमें दिखती थी, जो कि शुरू होती है एक गोलकनाथ केस से हमें दिखता है, फिर सज्जन कुमार हमें दिखता है, इस तरह से आपने देखा होगा, फिर हमें ये केशवानंद भारती केस हमें दिखता है, फिर मिनरवा मिल केस हमें दिखता है, फिर बमन
राव के समय दिखता है। इस तरह से आप देखते होंगे कि एक लड़ाई दिखती थी, ठीक है। अब जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपने बस ये समझना है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आज हमें दिखता है कि एक लड़ाई होती है कि सर्वोच्च न्यायालय मैं बड़ा हूँ और जो संसद है, जो विधायिका का अंग है, वो कहती है मैं बड़ा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय किसका अंग होगी? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका और विधायिका में लड़ाई दिखती है कौन बड़ा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये लड़ाई इसलिए है, देखिए ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि ये संविधान में बताया नहीं गया है कि सबसे बड़ा कौन होगा। संविधान ने क्या कर रखा है कि शक्तियों का वितरण किया है, डिवीजन ऑफ पावर किया है। क्योंकि अगर आप एक ही व्यक्ति को सब सारी शक्तियां दे देंगे तो वो तो तानाशाह हो जाएगा, राइट। परंतु आज ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें ये लड़ाई दिखती है। हालांकि वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है, अब मैंने ये क्यों दिया है यहाँ पर, इसलिए दिया है क्योंकि उस समय क्या होता था, जो चंद शासक होता था उसके पास पूरी शक्ति होती थी, यानी कि एब्सोल्यूट पावर होती थी, इसीलिए वो एक तरह का तानाशाह होता था, ठीक है। परंतु उस समय के लोग एक नैतिकता का आधार रखते थे, खासकर चंद शासक जो थे, और इसीलिए वो जनता के बीच क्या प्रसिद्ध थे? देव नाम से, देव नाम दिया जाता था। मतलब वो भगवान के, मतलब वो जनता के लिए भगवान है, इस तरह का था, ठीक है। हालांकि उनके पास कहा जाता है कि जब आपको पावर दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी लाइन है, जब आपको पावर दी जाती है तो आपके करप्ट होने के चांसेस हैं। जब आपको पावर दी जाती है आपके करप्ट होने के चांसेस हैं। जब आपको एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए, मतलब पूरी तरह से पावर दे दी जाए, तो आपके करप्ट होने के चांसेस 100% है। तो अगर एब्सोल्यूट पावर दी जा रही है उस समय चंद शासकों को, तब भी वो करप्ट नहीं है, इतिहास गवाह है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। ही वॉज द सोल ओनर ऑफ द लैंड इन हिज किंगडम, यानी कि जो उनका जो साम्राज्य होता था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, क्योंकि सारी संपत्ति किसकी होती थी? राजा की होती थी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर मतलब होता है यहाँ पर जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही गद्दी पे बैठेगा। यानी कि जैसे राजा है, राजा की अब उस समय एक शादी तो होती नहीं थी, है ना, एक से ज्यादा ही शादी करते थे राजा, तो उनकी काफी औलादें होती थी, काफी बच्चे होते थे। तो उसमें एक प्रथा थी कि जो सबसे ज्येष्ठ होगा, सबसे बड़ा होगा, उसी को गद्दी में बैठाया जाता था, ठीक है। हाँ, अगर ज्येष्ठ जो है वो विकलांग है तब उसके छोटे भाई को बैठाया जाएगा। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन चंद शासक ऐसा था जो विकलांग होने के कारण गद्दी पे नहीं बैठ पाया? उसका छोटा भाई बैठा, परंतु विकलांग होने के बावजूद उसने शासन प्रशासन में पूरा योगदान दिया अपने छोटे भाई को। उसका नाम आप बताएं, ठीक है। तो ये प्रथा आप समझ गए होंगे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र क्या बनेगा? गद्दी पे बैठेगा। द मेन काउंसलर्स ड्यूरिंग द चंद रूल वर द मेंबर ऑफ महर एंड फर्तियाल। जैसे कि मैंने बताया था, सोमचंद जब गद्दी पे बैठा था पहला, जिसने चंद वंश की स्थापना करी थी, उस समय का जो समाज था वहां पर हमने देखा था कि दो लोगों का काफी वर्चस्व था, दो समूहों का या दो जातियों का, वो थे मेहर और फर्तियाल। और मैंने आपको ये भी बताया था, मेहर और फर्तियाल को फिर क्या किया था? अलग अलग पद दे दिए थे सोमचंद ने, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताया है, ठीक है। जो मेन काउंसलर थे, जो मेन सलाहकार थे, जो मुख्य सलाहकार थे, वो कौन थे? महर और फर्तियाल, ठीक है, समुदाय के लोग। दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राह्मण्स मिनिस्टर। अब होता क्या था, चाहे मेहर है, फर्तियाल लोग हैं, इन पे ये मुख्य सुझाव देते थे किसको? चंद शासक को, कि यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। क्योंकि मेहर और फर्तियाल के लिए कहा जाता है ये उत्तराखंड के ही निवासी थे, मूल निवासी थे। क्योंकि चंद का तो अगर हम वाली, क्योंकि दो स्टोरी हैं चंदों से, तो जो सबसे ज्यादा मानी जाती है जिसमें सोमचंद वाली बात हम देखते हैं, तो सोमचंद तो नीचे इलाहाबाद से आया था, राइट, यानी कि वो एक तराई क्षेत्र से आया था, मूल निवासी नहीं था। तो इसलिए कैसे शासन प्रशासन चलना है तो उसको कुछ मूल निवासी लोग चाहिए थे। इसीलिए हमें दिखता है कि मेहर और फर्तियाल को जो सोमचंद है वो काफी तवज्जो देता है। अभी हमें समस्या क्या है, मेहर और फर्तियाल सुझाव दे रहे हैं किसको? चंद शासकों को, पर इनको भी सुझाव कौन दे रहा है? मेहर और फर्तियाल को, जो हमारे ब्राह्मण्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण्स होते थे कुमाऊं क्षेत्र में, इस समय उनका काफी ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था समाज में, राइट। आगे देखते हैं। अब हम बात करें सपोर्ट स्टाफ, यानी कि उस समय का जो सहायक कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जैसे आजकल जो हमारे क्लरिकल होते हैं, उस समय सहायक कर्मचारी को एक नाम दिया जाता था, वो है क्या? पौड़ी 15 विश्वा, पौड़ी 15 विश्वा। और पौड़ी आज आपको एक जनपद दिखता है, ठीक है। अगर मैं आरटीओ नंबर की बात करूं तो उसका 12, आरटीओ का नंबर क्या है? 12। यानी कि अब जब भी कोई गाड़ी देखते हैं यूके 12, तो आप समझ जाइए वो पौड़ी से संबंध रखती है, ठीक। तो देखिए, पौड़ी 15 विश्वा, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? जो सपोर्टिंग स्टाफ था, यानी कि जो क्लर्क, यानी कि बापू, ठीक है। अब हम देखेंगे दीवान। अब दीवान जैसे आजकल आप देख लीजिए, जो हमारे अच्छे लेवल का पद होता है, जैसे डीएम तरह के लोग जो राजस्व से डील करते हैं, जिनका एक समाज में वर्चस्व होता है, तो दीवान जो होते थे इन द किंगडम वाज मोस्टली फ्रॉम द जोशी क्लैन, यानी कि जोशी क्लैन से क्या होते थे? दीवान। क्योंकि जोशी क्यों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जोशियों ने क्या किया था, आपने जो अंत में मैंने पढ़ाया था आपको, कल्याण चंद्र जो बहादुर थे, ठीक है, उसके बाद आपने देखा था कौन बैठ गया था, ठीक है, मोहन सिंह।
और फिर ललित शाह के पास जाया जाता है। कौन जाते हैं? जोशी तो जाते हैं। फिर प्रद्युम्न शाह क्या बनते हैं? राजा। और इसीलिए जोशियों का महत्व होता है, ठीक है, इसीलिए जोशियों को अच्छे पद मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब आगे देखेंगे, कुछ नाम हमें दिखते हैं, जयकृष्ण जोशी, शिवदेव जोशी और हरकदेव जोशी। ये जो हैं कुछ नाम हमें मिलते हैं, जो पता चलता है ये दीवान रह चुके थे चंद शासन के दौरान, ठीक है, ये नाम हमें दिखते हैं, राइट। अब ये नाम कहाँ से पता चलते हैं? ये नाम आपको पता चलते हैं ताम्रपत्र से, ठीक है, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जिसे हम आमतौर पे ताम्रपत्र कहते हैं, वहां से हमें पता चलता है, राइट। आगे देखते हैं। It seems that during the later period of Chand ruler, the post of दीवान and बख्शी had become hereditary। हमें आगे क्या दिखता है? आगे चल के क्या दिखता है? जो ये पद थे, जो दीवान और बख्शी के थे। दीवान कौन थे? जो राजस्व के मुखिया थे, जो रेवेन्यू सिस्टम देखते थे। और बख्शी कौन थे? जो मिलिट्री के हेड होते थे। दीवान राजस्व के हेड और बख्शी मिलिट्री के हेड। तो हमें आगे चल के क्या दिखता है? जब चंद वंश की जब बहुत समय बीत गया, जैसे एक सोमचंद की बात करूं और बाद में जो बीच में जो बाज बहादुर चंद आए या ज्ञानचंद आए, उनके जो समयकाल है उसमें हमें ये फर्क दिखता है। अगर सोमचंद के समय में देखा जाए, ये जो पद होते थे ये हेरिडिटी नहीं होता था, ठीक है, यानी कि अगर जोशी को दीवान बनाया जा रहा है, मानते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो जोशी का बेटा ही दीवान बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु आगे चल के हमें दिखता है, जब समय बीतता रहा तो हमें दिखता है कि ये अब जो है वंशावली बन चुका था, यानी कि दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, बख्शी का बेटा ही बख्शी बनेगा, ठीक। तो ये बात हमें दिखती है। अब आप देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर में लाया हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है, जैसे आप जानते ही होंगे, घियासुद्दीन बलबन। बलबन करके ये बड़े प्रसिद्ध हैं। इनका जो वास्तविक नाम था वो उलुग खान था, और ये एक सेवक थे, किसके? इल्तुतमिश के बेटे, जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद के सेवक थे। अब कहीं पर हमें पता चलता है, अगर मैं सतीश चंद्र के हिसाब से देखूं तो वहां पर वो स्पष्ट कहते हैं कि किसी कहानी पे लिखा गया है कि नसीरुद्दीन महमूद को मानने वाला कौन था? बलबन था। और कहीं पर लिखा है, मतलब उसी में लिखा है कि ये सत्य भी नहीं है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि बलबन को मैं क्यों लेके आया हूँ यहाँ पर, राइट। बलबन को इसलिए आया हूँ क्योंकि बलबन ने क्या किया, जब वो शासन में आया, ठीक है, इल्तुतमिश का बेटा कौन है? नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो गद्दी में बैठता है वो बैठता है बलबन। तो बलबन क्या करता है? बलबन जो भी उसके शासन में जो ऑफिसर है वो अपने ही लोगों को शासन में बैठाता है, ठीक है, यानी कि वो एक तरह की जातिवाद करता है, बस ये समझ लीजिए आप, ठीक है, जातिवाद करता है, क्योंकि उसमें शिया सुन्नी बहुत चलता था, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता था? अपनी ही जाति के लोगों को प्रशासन में बैठाता था। तो यानी कि एक वंशावली बन गई थी वहां। तो यहाँ पर भी हमें ये दिखता है आगे चल के कि जो दीवान है, दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, और ज्यादातर दीवान का पद जोशियों के पास होता था, राइट। आगे देखते हैं। द राइटर ऑफ द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वर जोशीश, यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं जब भी कोई अच्छी किताब उठाते हैं, जैसे अजय सिंह राउत की आप किताब उठाते हैं, वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर ये बता रखा होगा कि ये अभिलेख या ये ताम्रपत्र हमें इस जमीन से मिला और ये जमीन को दान दिया गया था इस व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, द राइटर ऑफ द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन व जोशी, क्योंकि क्या होता था, जोशियों को जमीन दान पे दे दी जाती थी, और वो लोग क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था जिसमें संस्कृत का ज्ञान ज्यादातर जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हीं को होता था। तो वो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, तो वो क्या करते थे, जो भी राजा के अंतर्गत होते थे, राजा जो उनको संरक्षण देता था, तो वो राजा के बारे में लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो लिखते होंगे, हो सकता है उसमें वो थोड़ा सा पक्षपात करते होंगे, क्योंकि राजा उनको इतना तवज्जो दे रहा है, तो राजा की इसलिए हमें दिखती है वीरता, हर जगह हमें दिखता है कि राजा वीर था, राजा ऐसा था, राइट। चलिए, वो अलग मुद्दा है। बट इन सम केसेस मेंबर ऑफ द चौधरीज कमिटी आल्सो परफॉर्म दिस टास्क, यानी कि ये जो लिखने वाली बात है, ये केवल जो जोशी थे वहीं तक सीमित नहीं थी, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से भी दिखता है, कुछ ताम्रपत्र हमें ऐसे मिले हैं जहां पर हमें ये दिखता है कि चौधरियों ने भी लिखा है। चौधरी जो होते हैं, जो एक आज भी आपको जाति दिखती है चौधरी, तो चौधरियों ने भी लिखा है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक स्लाइड आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसे लिंक होती है, ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं। इन दी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दीपचंद, अब दीपचंद का जो दीपचंद्र से संबंधित जो हमें ताम्रपत्र मिला है, ठीक है, तो ताम्रपत्र मिला है, वो किसने लिखा है? मोहन चौधरी। देखिए, तो यहाँ पर मुख्य क्या है? चौधरी। जो चौधरी ने भी ताम्रपत्र लिखे हैं, जैसे जोशियों ने तो लिखे हैं, परंतु साथ में चौधरी ने भी लिखे हैं, ये इसका साक्ष्य है। वैसे ही हमें दिखता है कल्याण चंद्र के लिए किसने लिखा है? बलीराम चौधरी ने। यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। देखिए, दीपचंद के लिए किसने लिखा है? मोहन चौधरी ने। कल्याण चंद्र के लिए किसने लिखा है? बालीराम चौधरी ने। तो ये हमारे साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। अब आइए, मैंने ये क्यों बोला, देखिए लिखने वाली बात है। तो पृथ्वीराज रासो, जो कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज
तृतीय या पृथ्वीराज आमतौर पर, जो एक चौहान वंश के महावीर थे, ठीक है। आप जानते हैं तराइन का युद्ध जो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा गया था, पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, दूसरे युद्ध में हारते हैं, तो यही है वो पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं पे ये लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? ये लिखी है इन्हीं का जो कोर्ट पोएट था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, उन्हीं ने लिखी है, ठीक है। तो आपसे देखिए ये भी तैयार हो गया कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो आप कहेंगे चंद्रबरदाई, राइट। आगे देखते हैं अब ये बाही क्या है, ठीक है। अब देखते हैं बाही क्या है। और यहाँ पर आप देखिए जैसे आप अरब कंट्रीज में जाएंगे तो अरब कंट्रीज में ये शब्द आपको बहुत दिखेगा, मसाहत। ज़्यादातर वहाँ के जो रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट वाले, वो अपनी कंपनीज में मसाहत लिखते हैं। अब ये मसाहत क्या है मैं ज़रूर बताने वाला हूँ, इतना तो श्योर है ये लिंक करेगा इससे, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एज मेंशन बाय द एमिनेंट हिस्टोरियन द सब्जेक्ट डील विद द बाहिस आर मेजरमेंट ऑफ द लैंड, नेम ऑफ द विलेज, द बाउंड्रीज। अब देखिए कभी भी आज के समय में आप तहसील जाते हैं, ठीक है, तहसील में आपने देखा होगा लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, गाँव के नाम होते हैं, राइट, जिसमें जो मुखिया होते हैं किसी भी परगना के, परगना मतलब ग्रुप ऑफ द विलेजेस, गाँवों का समूह होता है और वो पूरा मिला के एक परगना कहलाता है। और हमारे जो मुख्य परगना अधिकारी होते हैं वो एसडीएम साहब होते हैं, एसडीएम, राइट, जिनको हम परगना अधिकारी कहते हैं। तो ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं आजकल, हम जिसको हम कहीं पर हम इसको खाता खतौनी कहते हैं, खसरा कहते हैं, राइट, लैंड रिकॉर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, राइट। तो वही एक समय पे, इनके समय में क्या कहलाया जाता था, बहिस। और बहिस से ही हमें पता चलता बही खाता, कहते हैं ना, बही खाता दिखाओ। तो बहिस क्या है आप समझ गए होंगे, आज से उसे जोड़ लीजिए, जो हम खाता खतौनी कहते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ योर लैंड, राइट, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। और यहाँ पर जमीन को मापने के भी नियम होते थे, ठीक है। तो बहिस ये था। अब देखिए ये है जमीन से संबंधित चंद वंशों का बही। तो मसाहत क्या है? मसाहत है आपका दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत जब हुआ करती थी, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में काफी वंश आए थे। पहला गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश आया था, तुगलक वंश आया था, सैयद वंश आया था, उसके बाद लोधी आए थे। तो जितने भी वंश आए थे दिल्ली सल्तनत में, ज्यादातर जो लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, बही खाते रखे जाते थे, उसको कहते थे मसाहत। तो आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे उम्मीद है आप मसाहत भी समझ गए हैं, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, और अब बहीस भी समझ चुके हैं जो हमारे कुमाऊं यानी कि चंद वंश से जुड़ा हुआ है, राइट। ये बात आपने याद रखनी। आगे देखेंगे जो चंद रूलर हैं, प्रमोटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन देयर किंगडम, यानी कि ये लोग क्या करते थे, खेती को बढ़ावा देते थे, ठीक है। चंद शासक जो थे, और कहीं ना कहीं कहते थे कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि उस समय देखिए जनसंख्या बहुत कम होती थी, ठीक है, और उन लोगों को क्या चाहिए थे, काम करने वाले लोग। तो उस समय की नीति क्या थी कि जनसंख्या बढ़ाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिवीजन नोन एज देश या देश। जैसे आजकल हम कहते हैं ना देश, मेरा देश भारत है, ठीक है। तो ये जो देश या देश जो शब्द है ये हमें दिखता है कहाँ, ये कुमाऊं के भी इतिहास में हमें दिखता है। यानी कि जहाँ पर जैसे आजकल होता है ना, जैसे एक हमारा बहुत बड़ा राज्य है, जैसे उत्तराखंड बहुत बड़ा राज्य है, उसको 70 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र में है, उसको डिवाइड किया गया है। यानी कि वहाँ एमएलए जो बैठते हैं वो 70 है, ठीक है, यानी कि डिवीजन कर रखा है, ठीक है, जिससे कि जो प्रशासन है वो अच्छा हो पाए, ठीक है। या उसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे उत्तराखंड की जनपद कितनी है, 13 जनपद है, ठीक है। तो 13 जनपदों को भी हम देखते हैं अंदर ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है, तहसीलों में डिवाइड किया होता है, इस तरह से, राइट। तो ये क्यों किया जाता है? जिससे कि जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से हो पाए, जिससे कि, क्योंकि देखिए प्रशासन बेहतर तरीके से कैसे होगा, जब उसमें जिम्मेदारी कोई उठाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं, जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं जहां 13 जनपद हैं, तो वहां पर मुख्यमंत्री तो एक ही होगा, परंतु उसके नीचे 13 जिलाधिकारी होंगे, यानी कि 13 डीएम होंगे। तो अगर मानते हैं कोई नैनीताल जनपद का कोई विवाद है, तो वो हम सीधे उसकी जवाबदेही किसकी होगी, केवल जो नैनीताल के डीएम है, राइट। तो इस तरह से जो शासन प्रशासन जो है सुचारू रूप से काम कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये डिवीजन करते हैं। तो उस समय भी डिवीजन किया गया था, डिवीजन को कहा जाता था देश या देश, ठीक है। और इनका जो मुखिया होता था, जो सबसे टॉप ऑफिसर होता था, वो होता था सीरदार, ठीक है। सरदार से याद कर सकते हैं माइंड में, सीरदार, ठीक है। जैसे आजकल मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर एक जनपद की मैं बात करूं, उसका मुखिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो वैसे ही उस समय सीरदार, ठीक है। सीरदार किसका मुखिया है? देश का। ही यूज्ड टू मेंटेन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द किंगडम, द फिक्सेशन ऑफ टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। यानी कि जो सरदार की जिम्मेदारी बिल्कुल हमें वैसी दिखती है जैसे जो आपके डीएम या एसडीएम की होती है, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, राजस्व को देखना, ठीक है, इस तरह से, राइट।
आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें एक आर्टिकल 50 दिख रहा है। अब देखिए आर्टिकल 50 मैंने यहाँ पर क्यों डाला है, अनुच्छेद 50, ये समझने वाली बात है। अब प्रश्न है सर अनुच्छेद 50 क्या कहता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है और जो आपकी जुडिशियल है न्यायपालिका, वो बिल्कुल अलग होगी। आजकल हमें ये दिखता है, इसीलिए आपको दिखता है जब आप तैयारी करते हैं, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके पास एक PCS J का भी ऑप्शन होता है, यानी कि जुडिशियल के लिए आपको अलग पेपर देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर आप SDM DM बनते हैं तो आप जुडिशियल का पार्ट नहीं बनते हैं, आप एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं और जुडिशियल को अलग रखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुच्छेद 50 में ये बात लिखी गई है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बिल्कुल अलग होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये यहाँ पर ये पॉइंट क्यों उठा रखा है, ये इसलिए उठा रखा, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये आपका सीरदार होगा, सीरदार के पास सारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव भी है, ये जुडिशियल भी है। यानी कि सीरदार के पास इतनी शक्ति थी कि वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, उनको ये दंड भी दे सकता था अगर वो सही से काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो यानी कि सीरदार के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी और जुडिशियल पावर भी थी, ठीक है। परंतु आजकल हमें वो नहीं दिखती, ये बिल्कुल मना है। क्यों? संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 50 के हिसाब से। देखिए सीरदार के बारे में बताया, ही मेंटेन द पीस विद इन द किंगडम, यानी कि शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है सीरदार की। एंड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्मी व्हेनेवर देयर वाज अ स्टेट इमरजेंसी, यानी कि कभी कोई आक्रमण कर दे, मानते हैं आप जानते हैं परमाण वंश जो था गढ़वाल का, वो आक्रमण करता रहता था, तो उसमें सीरदार ऐसा नहीं कह सकता कि मैं लड़ाई में नहीं जाऊंगा। सीरदार क्या करता था, लड़ाई में जाता था, ठीक है। When he entered the village boundary, a goat was sacrificed। देखिए आज आप उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में आपको बहुत दिखेगा कि वहाँ पर जो गोट्स होती हैं उनका सेक्रीफाइस किया जाता है, यानी कि जो बकरियां होती हैं उनको काटा जाता है, उनकी गर्दन काटी जाती है, पूजा के नाम पे काटी जाती है। परंतु एक ऐतिहासिक पहलू उसका ये भी है, जब भी सीरदार किसी गाँव में जाता था, एंट्री करता था, तो उसके स्वागत में वहाँ के जो किसान होते थे वो बकरी काटते थे, ठीक है। आज भी आप जाएंगे, जैसे बहुत जो एक कट्टर गांव है उत्तराखंड के, वहां पर आपको ये प्रथाएं आज भी दिखेगी कि भैया जहाँ पर गेट टुगेदर हो रहा है फैमिली का या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है तो बकरी काट दो, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। तो वो हमें दिखता है, ये एक प्रथा थी वहां पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीडर्स दिस प्रेजेंट वर्ड टर्म एज भल मंशी और गुड इंटेंट। अब देखिए ये एक शब्द है भल मनसी, भल मनसी। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो यहाँ पर ये शब्द जो उत्तराखंडी जो कुमाऊनी भाषा है वहां पर, या गढ़वाली भाषा है, वहां पर ये भल का मतलब होता है अच्छा, कि अच्छा, ये अच्छा है इसके लिए, भल, ठीक है, अच्छा। और मनसी मतलब मंशा, यानी कि अंदर से, यानी कि जो बकरी को काटा जा रहा है वो हत्या के रूप में नहीं काटा जा रहा, वो एक अच्छी इच्छा, अच्छी जो अंदर जो अच्छी हमारी इंटेंशन है, इच्छा है, वो दिखाने के लिए काटा जा रहा है, तो भल मंशी, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि भल मंशी जो है ये क्या होता था, ठीक है। तो भलमंशी में ज्यादातर क्या होता है, जो किसान बकरियों का सर काटा करते थे फॉर द सीरदार, तो ये जुड़ा हुआ है इससे। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये किस साम्राज्य में ये प्रथा थी भलमंशी की, तो आप कहेंगे कुमाऊं में, कहाँ, चंद शासकों के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सीरदार है इसका एक अलग ही वर्चस्व होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या कर सकता था, पनिश कर सकता था। देखो उस समय क्या था, जो जमींदार होते थे उनका वर्चस्व होता था। अब जमींदारों को भी जो सजा दे सकता है उसका क्या वर्चस्व होगा, सोचिए। तो जो सीरदार है उसका ये वर्चस्व था उस समय के समाज में, ठीक है। जैसे आज तक देख लीजिए SDM होते हैं अपने परगना के, तो बहुत बड़े है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंचा पद आपका SDM ही तो आता है, पर SDM के ऊपर भी DM है, ठीक है। तो DM का क्या वर्चस्व है, वैसे आप सीरदार DM, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उसको आप समझ सकते हैं, जो जमींदार हैं वो SDM, राइट। ऐसे तुलना करके हमें ज्यादा समझ में आता है। और जो सीरदार होता था वो असिस्टेड बाय अ कमिटी ऑफ 5 ऑफिशियल नोन एज पंच कोट्टापल, यानी कि जो सीरदार है उसको सहायता के लिए 5 लोग दिए जाते थे, जो क्या कहलाते थे, जो 5 लोगों की जो परिषद होती थी उसको क्या कहा जाता था, पंच कोट्टापल, पंच कोट्टापल, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये आप पंचायत होती है, पंचायत में हमारे 5 मुखिया होते हैं, ठीक है। तो यही प्रथा हमें वहां भी दिखती है। जो सीरदार की सहायता के लिए जो परिषद है उसमें भी कितनी संख्या है, 5, और उसके लिए क्या कहा जाता था, पंच कुट्टापल, राइट। तो देखिए मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है और लिंक करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ क्या हो, जो हमारी जनरल हिस्ट्री होती है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, मैंने बैटल ऑफ बक्सर का मुद्दा उठाया था, बताया था कि 1764 में ये लड़ा गया था। वैसे ही मैंने आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताया था, जब गोरखाओं ने जब कुमाऊं में आक्रमण कर दिया था, कब्जे में ले लिया था 1790 पे, तो 1793 में मैंने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने परमानेंट लैंड सेटलमेंट बनाए। तो आपने देखा होगा उत्तराखंड के इतिहास के साथ आपको जो जनरल इतिहास है वो भी कवर हो रहा है, और आपके सिलेबस में यही तो है, उत्तराखंड का भी इतिहास है और जनरल इतिहास भी है, एक ही क्लास में कवर हो जा रहा है, राइट। और वो भी लिंकिंग के साथ, क्योंकि लिंकिंग वही कर सकता है जिसको अनुभव होता है।
राइट। तो आइए शुरू करते हैं। और माफ कीजिएगा, ये आपको बता दूं कि जो पहले हमने बताया था, जो प्राइस आपको बताई थी 3,999 वाली, जो एक बंडल प्राइस था, एक बार देख लेते हैं, ये वाला 3,999 का, जिसमें आपको बंडल दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, प्रीमियम लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और ध्यान दीजिएगा लाइव मिल रहे हैं, यानी कि 1-to-1 कनेक्शन मिलेगा आपको, राइट। रोज के लाइव होते हैं, राइट। हिंदी इंग्लिश में आपको चाहे नोट्स हैं चाहे लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे, और उत्तराखंड में जीके पूरी कवर की जाएगी। उत्तराखंड जीके से क्या तात्पर्य है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटी, राइट, वो हमारे पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, सब कुछ दिया जा रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए कि जो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स रेवेन्यू का इंस्पेक्टर का जो पद आया है, इसमें आप देखिए, अगर आप प्रीमियम लेक्चर्स लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, तो ये मात्र आपको पड़ेगी 2,999, ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते, राइट। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये मात्र पड़ेगा आपको 999 का, क्योंकि फिलहाल अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो देर ना करें, इस कोर्स को फटाफट लॉगिन करें। और यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम एग्जाम 11 जो भी डेटा होता है वो आपके डालते हैं, करंट भी डालते हैं, जिससे कि आपका करंट भी ना छूटे, क्योंकि देखा जा रहा है करंट के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपका लिंक है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, और उन तक भी ये लिंक पहुंचाना है जो लोग अभी हमारे बारे में नहीं जानते हैं, जिससे कि वो अपने कम प्राइस में अपनी तैयारी कर पाए, राइट। और ये हमारा नंबर है, इसमें आप 24/7 कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, राइट। और किसी कारणवश अगर फोन नहीं उठेगा तो ये वादा है कि रिवर्ट कॉल आपको आएगा, राइट। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। और ये हमारी वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमारे पास इस समय इतने ज़्यादा डोमेन, यानी कि अलग अलग राज्य के जो सिविल सर्विसेज हैं वो कोर्स ऑफर्ड हैं। तो हमारी टीम अपने विषय में काफ़ी एक्सपर्ट है, निश्चिंत रहें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, जो भी मैं प्रश्न पूछे हैं उन पे भी कमेंट करिए। लेट्स सी, है ना, अच्छा खासा रिवीजन होगा। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।